नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में चीन का डर्टी गेम एक बार फिर सामने आया। एक बार फिर चीन ने चालबाजी दिखाई। उसने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में हिस्सा लेने जा रहे भारतीय दल के में शामिल अरुणाचल प्रदेश के 3 एथलीट्स को नॉर्मल वीजा के बजाय स्टेपल वीजा जारी कर दिया। दरअसल चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना क्षेत्र मानता है। ऐसे में वो वहां के लोगों को नॉर्मल वीजा के बजाय स्टेपल वीजा जारी करता है। चीन की इस ओछी हरकत का भारत हमेशा से विरोध करता रहा है और इस बार भी भारत ने कड़ा ऐतराज दर्ज कराया। चीन के स्टेपल वीजा जारी करने के विरोध में भारत ने चीन के चेंगडू में शुक्रवार से शुरू होने वाले यूनिवर्सिटी गेम्स से अपनी पूरी वुशु यानी कि मार्शल आर्ट टीम को अब वापस बुला लिया है। चीन चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी चालबाजी का भारत ने करारा जवाब दिया है। चीन ने भारतीय वुशु टीम में शामिल अरुणाचल प्रदेश के 3 खिलाड़ियों को नॉर्मल वीजा के बजाय स्टेपल वीजा जारी किया था। चीन के इस कदम पर सख्त रुख अपनाते हुए भारत सरकार ने वुशु टीम के सभी खिलाड़ियों को एयरपोर्ट से वापस बुला लिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने चीन को लताड़ लगाते हुए कहा कि चीन का ये कदम अस्वीकार्य है। दरअसल 11 सदस्यीय भारतीय टीम चीन में आयोजित होने वाली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में शामिल होने के लिए देर रात रवाना होने वाली थी, लेकिन अधिकारियों ने सभी मंजूरी के बावजूद उन्हें चीन जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। चीनी अधिकारियों ने अरुणाचल के 3 खिलाड़ियों को नॉर्मल वीजा के बजाय स्टेपल वीजा जारी किया, जबकि भारत सरकार चीन के स्टेपल वीजा को मंजूरी नहीं देती है। इस स्टेपल वीजा पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है। इस मामले में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, यह हमारे संज्ञान में आया है कि चीन में एक अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे कुछ नागरिकों को स्टेपल वीजा जारी किया गया था। ये अस्वीकार्य है और हमने इस मामले पर चीनी पक्ष के समक्ष अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है। Stapled visas, you mean yesterday evening or yesterday night's development? Look, on that issue, let me just take you back. This has been something that we have discussed many years ago. Our long-standing and consistent position is that there should be no discrimination or differential treatment on the basis of domicile or ethnicity in the visa regime for Indian citizens holding valid Indian passports. It has come to our notice that stapled visas were issued to some of our citizens representing the country in an international sporting event in China. This is unacceptable, and we have lodged our strong protest with the Chinese side, reiterating our consistent position on the matter. And India reserves the right to suitably respond to such actions. चीन क्षेत्रीय विवाद का हवाला देते हुए लगातार अरुणाचल प्रदेश के भारतीय नागरिकों को स्टैंप वीजा देने से इनकार करता रहा है। चीन ने 2000 के दशक में अरुणाचल को लेकर नत्थी वीजा की प्रक्रिया शुरू की थी। चीन पहले भी अरुणाचल के एथलीट्स और अधिकारियों को प्रिटेंड वीजा जारी करने से इनकार कर चुका है। दरअसल इमिग्रेशन ऑफिसर किसी पासपोर्ट पर वीजा की मोहर न लगाते हुए अलग से कागज पर मोहर लगाकर देते हैं और मोहर लगाकर पासपोर्ट के साथ नत्थी या अटैच कर देता है। उसे स्टेपल वीजा कहा जाता है। चीन पहले भी ऐसी हरकत कर चुका है। 2011 में राज्य के कराटे के 5 खिलाड़ियों को एक प्रतियोगिता के लिए स्टेपल वीजा दिया गया था। 2 साल बाद साल 2013 में 2 तीरंदाजों को यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले स्टेपल वीजा दिया गया और साल 2016 में भारतीय बैडमिंटन टीम के मैनेजर ने कहा कि उन्हें चीनी वीजा नहीं मिला क्योंकि वो अरुणाचल प्रदेश से थे। दरअसल साम्राज्यवादी मानसिकता वाला चीन भारत के 2 राज्यों अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लोगों को नत्थी वीजा जारी करता है। चीन अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का हिस्सा मानता है और तिब्बत पर चीन का अधिकार है। ऐसे में चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश को अपने देश का हिस्सा मानता है। चीन उन इलाकों को भारत का हिस्सा नहीं मानता है जिनके लिए वो स्टेपल वीजा जारी कर रहा है। चीन इसी के तहत अरुणाचल प्रदेश में भारतीय मंत्रियों के दौरे पर भी आपत्ति जताता रहता है। भारत इसको लेकर कई बार आपत्ति जता चुका है, लेकिन चीन ने अपनी नीति नहीं बदली। वो भारत के साथ अपने विवाद को कायम रखना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज।
यहाँ तो चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों से बाज नहीं आ रहा। भारत दरअसल चाहता है कि अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध बेहतर हों, लेकिन कुछ पड़ोसी देश ऐसे हैं जो इस तरह की हिमाकत करते हैं जिससे संबंधों में लगातार खटास बढ़ती ही जाती है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने इन दोनों सम्मानित अतिथियों से। मेरे साथ दिनेश दुबे जी हैं, आप पूर्व राजनयिक हैं। जितेंद्र ओझा साहब, आप जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। शुरुआत में जितेंद्र जी आपसे करना चाह रहा हूं, चीन अपनी चालबाजियों से कभी बाज आएगा क्या? कोई इसकी संभावना नहीं है कि चीन कभी बाज आएगा। बाज तभी आ सकता है जब पूरे कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर में हम चीन से कुछ कदम आगे चले जाएं और दूसरा, चीन को लगे कि उसकी नीतियों का बहुत अधिक खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। जब तक होता है ये चीन बाज नहीं आएगा। देखिए, हर एक देश की अपनी एक साइकी होती है, स्ट्रेटेजिक साइकी जिसे हम कहते हैं। तो चीन की स्ट्रेटेजिक साइकी क्या है कि हमेशा वो डिसेप्शन, ट्रेचरी और वन अपमैनशिप पे रहा है। आप देखिए कि विदेश में तो दूर, अपने देश में भी चीन कभी भी ट्रांसपेरेंट तरीके से काम नहीं करता है। जिस तरीके से हाल में उसने अपने विदेश मंत्री को निकाल दिया, ये कोई नई बात नहीं है। आप देखिए कि सैकड़ों हजारों वर्ष से चीन के जो शासक वर्ग है उसकी यही साइकोलॉजी रही है कि वो हमेशा छुप के ऊपर नीचे आके किसी न किसी तरीके से धोखा देते हैं, अपने भीतर देते हैं और इसी तरीके से वो जो है बाहर भी डील करते हैं। कि एक छोटी सी सभ्यता होती थी, कई बार मैंने कहा कि दो नदियों के बीच में, येलो यांगजे रिवर के बीच में, और करते करते उसने इतना बड़ा जो है इलाका कब्जा कर लिया है। और तिब्बत का जहाँ तक बात है, देखिए तिब्बत पे हमारे अप्रोच ठीक नहीं रहा है शुरुआत से। तिब्बत को पूरे अच्छे से बात करने की जरूरत है। हमें जॉनसन लाइन जो है, हमने माना था किसी समय पिछली शताब्दी में कि वही एक होना चाहिए था, या शिमला अकॉर्ड हुआ 1912-13 में, वही होना चाहिए। उसके बाद तो हमें पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो हमें पूरी तरीके से इस पे जो है अपना रिकंसिडर करने की जरूरत है पूरे अप्रोच को। और दूसरा जो है पावर के गेम में है, हम चीन के साथ ये एसिमेट्री सस्टेन नहीं कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है। और जब तक चीन को भय नहीं होगा, चीन इस तरीके की हिमाकत करते रहेगा। और चीन में भी खास करके शी जिनपिंग को अगर देखें कि वो बहुत एम्बिशियस व्यक्ति हैं। चीन के पहले जो शासक थे उनसे तो कुछ गुंजाइश हो सकती थी, लेकिन उन्होंने चीन का खुद ही संविधान बदल दिया कि 2 से अधिक तीसरे टर्म पे वो आ गए। और उसके बाद जिस तरीके से मिलिट्री को बढ़ाने की बात करते रहे हैं, जो अग्रेशन की बात करते रहे हैं, तो स्थिति संभव है इससे भी अधिक खराब होगी। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि भारत जो है उनके हर एक बातों का कम से कम डिप्लोमेटिक रिस्पांस या मिलिट्री रिस्पांस जहाँ होता है वो अच्छे से दे रहा है। लेकिन हमें कुछ और कदम आगे जाने की जरूरत है। ठीक है, बिल्कुल उन कदमों को भी समझेंगे। लेकिन दिनेश दुबे जी जो चर्चा कर रहे हैं कि भारत की तरफ से जो चीन की इस हरकत पर करारा जवाब दिया गया, क्या चीन के गाल पर इसको एक तमाचे के तौर पर देखा जाए? माफ करिएगा, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में हम इसको जी तमाचा नहीं कहेंगे जी। एक्चुअली इस किस्म के प्रोटेस्ट जो है रजिस्टर होते रहने चाहिए। और हमारी समझ से चीन ही अपना प्रेम जाहिर करने के लिए अरुणाचल पर बार बार इस किस्म की हरकतें करता रहा है, जिससे दुनिया की नजर में ये रहे कि अरुणाचल को आज भी वो अपना हिस्सा मानता है जी। और दरअसल वो स्टेपल वीजा क्या, वो इस किस्म से उसको इंटरनल परमिट समझता है जी। जैसे हम लोग परमिट लेते हैं, जाते हैं उन इलाकों पर, रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में जी, वैसे ही उनकी नजर में वो इस किस्म का रिस्ट्रिक्टेड परमिट है कि आप आए हैं, आप तो चीन का ही दौरा कर रहे हैं जी, आप तो चीन के अंदर ही हैं। तो बुनियादी तौर पर वो मानसिकता, जैसा कि अभी ओझा जी ने एक बात बहुत अच्छी कही जी, जब तक आप उस हैसियत को नहीं हासिल कर लेते जहाँ पर चीन को ये लगे जी कि अब हिंदुस्तान को दबा नहीं सकता, तो वैसी स्थिति में हमारी समझ से चीन पे कोई असर पड़ेगा। और चीन जब देखता है कि कोई बराबर के फुटिंग पे खड़े होकर के बोल रहा है, इक्वल फुटिंग पर जी, तो निश्चित रीति से उसका असर चीन पर पड़ेगा। अजीत डोभाल साहब जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जी, अभी उन्होंने जो ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी, NSA कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भाई हम लोगों का जो स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट है, यांगबी से जो मुलाकात उनकी हुई वहाँ पर साइड लाइन्स पर, हमारा स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट बहुत लो है और इसको हमको रिवाइव करना चाहिए। अब रिवाइवल के लिए जैसे एक रास्ता ये भी है कि G20 में शी जिनपिंग खुद आए जी, लेकिन क्या शी जिनपिंग आएंगे
ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जी बाली में मुलाकात हुई थी हाँ। प्रधानमंत्री जी की, जी और उस मुलाकात से बड़ी उम्मीदें भी जगी थी। लेकिन उम्मीदों का क्या, हमारी समझ से हमारे प्रधानमंत्री जी तो 2 दर्जन बार मिल चुके हैं शी जिनपिंग जी और हिंदुस्तान भी वो 2 बार यात्रा कर चुके हैं। जी तो बावजूद इसके इतनी वार्ताओं का दौर चला, स्ट्रेटेजिक NSA लेवल के डायलॉग हो रहे हैं, हमारी समझ से 2 दर्जन बार से ऊपर हो चुके। जी अभी जो हमारा उसका डायलॉग चल रहा है डिफेंस का, जब से गैलवन वाला इशू हुआ है जी 2020 में, वो 14-15 बार वार्ताएं हो चुकी, वार्ताओं का दौर चल रहा है। लेकिन बुनियादी तौर पर बात यही है कि हम बजाय इसको बहुत ही, जिसको कहते हैं कि एक किस्म से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जी इसको ये मान करके कि चाइना जो है इससे हमसे अलग बिलग हो गया, चाइना को जरूरत पड़ेगी तो आएगा, और चाइना को जरूरत है हिंदुस्तान की जी, क्योंकि एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि मार्केट्स खत्म हो रही हैं दुनिया में, और चाइना को भी मार्केट चाहिए। जिस मार्केट की तलाश में वेस्टर्न कंट्रीज भी हिंदुस्तान की ओर देख रहे हैं, और तीसरी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान बनेगा 2030 तक, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। और जिस किस्म का जो डेवलपमेंट हमारा हो रहा है जी, इसमें किसी भी ढंग से लोकतंत्र के बावजूद हम इस ग्रोथ रेट पर हैं जो बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज का आज नहीं है। तो बुनियादी तौर पर क्या है कि चीन इस तथ्य को रिकॉग्नाइज कर रहा है, लेकिन वो चाहता है जी कि अभी अगर इनको कंटेन कर दिया जाए जी, तो शायद उसके लिए बहुत बेहतर होगा, और हिंदुस्तान कोई अपनी खास जगह नहीं बना पाएगा। और खास तौर पे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जी, जिनके हिंदुस्तान से बहुत अच्छे संबंध रहे हमारे देश से, तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ अभी हमने वियतनाम के साथ, कंबोडिया के साथ, सबके साथ अलग अलग समझौते किए जी, डिफेंस का है और कोऑपरेशन है, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है। ये सारी चीजें चीन को खलती हैं। चीन को ये लगता है कि एशिया का सुपर जायंट या एशिया का सुपर पावर उसको मान लीजिए आप, और उस रास्ते में अगर कोई चुनौती है तो केवल इंडिया है। क्योंकि अब तो कायदे से अगर आप देखिए तो रूस जैसा बड़ा मुल्क भी चाइना अपने जूनियर पार्टनर की तरह ट्रीट करता है जी, और बहुत सारे कंट्रीज के साथ उन लोगों ने अपने बॉर्डर डिस्प्यूट उनके खत्म हुए हैं। लेकिन हिंदुस्तान के लिए वही है कि जब तक आप अपनी शक्ति का लोहा नहीं मनवाएं। बिल्कुल सर, आपने शक्ति की बात कही कि भारत को खुद उस मुकाम तक ले जाना है ताकि चीन को भारत के खिलाफ किसी भी तरह की गुस्ताखी करने से पहले 1000 बार सोचना पड़े। आपने G20 का जिक्र किया कि शी जिनपिंग अगर G20 की बैठक में शामिल हो जाते हैं, अरुणाचल में तो चीन बैठक में ही शामिल नहीं हुआ था, और उसके कुछ ही दिन बाद 11 जगहों के नाम भी बदल दिए गए थे। क्या आपको लग रहा है कि जो भारत की बदली हुई कूटनीति है, इससे चीन की जो चिढ़ है और ज्यादा बढ़ रही है? क्योंकि भारत क्या माकूल जवाब दे रहा है उसी भाषा में, जैसा जितेंद्र जी ने कहा कि चीन को जब तक उसी भाषा में जवाब नहीं मिलेगा तब तक वो समझेगा नहीं। ये बहुत मैं इस पे बहुत समर्थन करता हूँ झा जी का, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही जी। देखिए, ऐसा होता है कि जवाब तो आपको दर्ज कराते रहना चाहिए, और जवाब जो है चाहे कैसा भी हो जी, जहाँ तक जवाब का सवाल है और कम्बैट का सवाल है, इवन बॉर्डर पे जी, अगर उनकी फोर्सेस कुछ कर रहे हैं तो आपको तुरंत जो है उसका काउंटर करना चाहिए। और इसका असर चीन पर पड़ता है जी, चीन पर केवल जिसको कहते हैं कि शब्दों का असर नहीं पड़ता, प्रैक्टिकली जब वो देखते हैं कि आप चीन को नुकसान इसमें हो रहा है जी, तो चीन उस स्थिति में जब आ जाएगा कि हमारा हिंदुस्तान से दोस्ती न रखने पर हमारे ये नुकसान हो सकते हैं जी, या हमें इसका इन स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, ऐसी स्थितियों का जिसमें चीन अपनी हेजोनी को चैलेंज होता देखेगा जी, तो चिढ़ तो आपने सही कहा कि चिढ़ तो उसकी बढ़ ही रही है। लेकिन सवाल ये है कि दोनों को इस बात को रियलाइज करना चाहिए, और हमारी समझ से चीन को ज्यादा रियलाइज करना चाहिए। लेकिन जो सर हालात है,
क्या रियलाइज करेगा चीन? सवाल तो ये, और जैसा जितेंद्र जी ने अभी कहा कि अब तो उसी माकूल भाषा में जवाब देने का वक्त है, इसका मतलब क्या निकाला जाए जितेंद्र ओझा सर? क्या अब अक्साई चीन को लेकर भी भारत को अपने स्टैंड थोड़ा और क्लियर करना चाहिए? देखिए, मैं सिर्फ डिप्लोमेटिक भाषा की और डिप्लोमेटिक जेस्चर की ही बात नहीं कर रहा हूँ जी। मैं ये भी बात कर रहा हूँ कि कैसे हम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में या इकोनॉमिक प्रोग्रेस में या हर चीज में हम आगे जाएं और अपने नेशनल सिक्योरिटी एपरेटस को या स्ट्रेटजी को उसको किस तरीके से मजबूत करें कि जो भय है चीन के दिमाग में वो आना चाहिए। शब्दों का एक अलग महत्व होता है, बातचीत हमेशा चलते रहनी चाहिए, तो यहाँ तक मैं समझता हूँ। और G20 में अगर बातचीत होती भी है तब भी मैं नहीं समझता कि सिर्फ बातचीत से जो है सूरत बदलने वाली है। और जो अक्साई चीन की बात आपने कही, जरूर हमें अक्साई चीन पे करना चाहिए, लेकिन सवाल सिर्फ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप का नहीं है, पोस्चरिंग का नहीं है। पोस्चरिंग से ठीक है। देखिए, हम एक प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र जो है चलता है किस चीज पर? कंपटीशन पे, मेरिट पे, फेयरनेस पे, एक्सीलेंस पे। वाकई हम अच्छे प्रजातंत्र होते तो हम इकोनॉमिकली चीन से कई कदम हमें आगे होना चाहिए। चीन को ये महसूस होता है कि प्रजातंत्र में अपने चैलेंजेस भी आते हैं कि किसी हद तक हम कई एक एरिया में उनसे पीछे हैं, लेकिन उसके बावजूद जैसे अभी कहा दिनेश जी ने कि हम जो है एकमात्र शक्ति है इस क्षेत्र में जो चीन की जो हेजेमोनी है उसको रोक सकते हैं। तो चीन को ये महसूस होता है और एक प्रजातंत्र के रूप में हम सफल सिर्फ जिसे तक बात नहीं आती है। एक प्रजातंत्र के रूप में हमारी ग्रोथ अगर बहुत अच्छी होती है तो देखिए कल चीन पे प्रेशर पड़ेगा, उनके लोग उनसे अधिकारों की मांग करना शुरू करेंगे। तो चीन का जो पूरा पॉलिटिकल मॉडल है, जो सीसीपी की हेजेमनी है, भारत के सफल होने से वो हेजेमनी खत्म हो सकती है। तो जो हमारे और चीन के संबंध है, देखिए मैं मानता हूँ कि इररिकंसाइलेबल है। ये तब तक एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस, इक्विलिब्रियम नहीं बन सकता है जिसमें हम दोनों शांति से रह सकते हैं, जब तक हमारी और उनकी तमाम शक्तियों में, हम नहीं कहते कि चीन को हमें फॉलो करना चाहिए। चीन ने अगर एक जगह किया तो हमें अपने एरिया में देखना चाहिए कि हम कहाँ जा सकते हैं, किस एरिया में हम इतना जबरदस्त दबाव बना सकते हैं। और दबाव में भी देखिए अक्षय जी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि दबाव चीन की जनता पर होता है। चीन देखिए वो देश है कि माओ के जमाने में 4 करोड़ की न्यू हत्या होगी, अभी 20 लाख से अधिक चीनी गायब हो चुके हैं इस चीनी केस में। तो अगर चीन की तरफ से अधिक कैजुअलिटी भी होती है तो चीन उस कैजुअलिटी को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जब तक शी जिनपिंग के ऊपर दबाव नहीं आया, जब तक सीसीपी की हेजेमनी पे दबाव नहीं आया, जब तक चीन ग्लोबली हर जगह अपने आप को कॉर्नर्ड महसूस नहीं करे, तब तक बात बनती नहीं। और इसके बहुत सारे तरीके हैं क्यों ये किया जा सकता है, मैं अभी नहीं कहना चाहूंगा इस टेलीविजन पे, लेकिन ये मान के चलना है कि हम अपने घर के ही इश्यूज में हम इन्वॉल्व रहें और इसको हम नहीं देखें तो हमें दिक्कत होगी। क्योंकि चीन की असेसमेंट ये है, उनके पेपर्स को पढ़ने के बाद, उसके एक्सपर्ट से कहीं इंटरेक्शन होती है तो उसके बाद उनको लगता है कि एक सिविलाइजेशन के रूप में हमारे पास वो स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ नहीं है, वो स्ट्रेटेजिक साइकी नहीं है जो एक्सपेंसिव और एग्रेसिव होना चाहिए। क्योंकि देखिए, हम कितना भी कहें कि अपने घर में हम रहेंगे, कोई हमें आएगा तो हम उसे रेजिस्ट करेंगे, बात यहाँ बनती नहीं है। कोई भी शक्ति, कोई भी डेवलपमेंट जब आपकी सीमाओं के बाहर भी हो रही है, उन बातों को जब तक आप नहीं हैंडल कर सकते हैं तब तक आपको दिक्कत होगी। क्योंकि कोई भी घटना हो रही है, सर बहुत संक्षेप में, जो भारत सरकार की मौजूदा स्ट्रेटेजी है चीन को लेकर, गलवान में जो हुआ उसके बाद भारतीय सेना की तरफ से जिस तरीके से जवाब दिया गया चाइना को, वो या फिर कूटनीतिक स्तर पर जो बातचीत की कई बार पहल भी हुई, क्या भारत का स्टैंड आपको लग रहा है सही दिशा में है या फिर कुछ और परिवर्तन करने की जरूरत है? नहीं, देखिए ये सही गलत की बात नहीं है। ये बात निश्चित रूप से बहुत अच्छी है कि हमने एक बड़ा ग्लोबल पोजीशन लिया है और जो भारत के स्टैंड में जो एक परिवर्तन आया है वो एक पॉजिटिव बात है। लेकिन हमें इससे कई कदम आगे जाने की बात है। सिर्फ ये टैक्टिकल मूव रहे हैं, मैं यही कह रहा हूँ कि टैक्टिकल के साथ साथ हमें अपने सिस्टम को भी रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये बातें सिर्फ फॉरेन पॉलिसी की, एक्सटर्नल पॉलिसी की पेरिफेरल इशू नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी के बहुत ही क्रिटिकल इशू है। यहाँ देखें कि कई दफे बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन ने हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। चीन देखे कि अफ्रीका से लेकर सेंट्रल एशिया से लेकर साउथ अमेरिका तक जाके बहुत ही क्रिटिकल रिसोर्सेज पे अपनी मोनोपोलिस्टिक एक्सेस कर रखा है। इससे बहुत सारे देशों को नुकसान होगा और भारत को भी नुकसान होगा। अभी जैसे दिनेश जी ने कहा कि रशिया जो है चीन का जूनियर पार्टनर बन चुका है। क्यों? क्योंकि चीन की पॉपुलेशन 10 गुना अधिक है रशिया से, चीन की जीडीपी रशिया से 10 गुना अधिक है और ये जो रशिया का जूनियर पार्टनर बन जाना है, ये हमारे लिए बहुत खतरे की बात है। तो जब हम बातों को करते हैं तो सिर्फ अच्छा बुरा, ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें नहीं होती, बहुत ये कॉम्प्लिकेटेड इक्विलिब्रियम होता है और इस इक्विलिब्रियम को लगातार आपको जानते रहना पड़ेगा।
किसी न किसी समय जब तक चीन के पूरे पॉलिटिकल मॉडल को ध्वस्त नहीं करे, उसकी क्रेडिबिलिटी को नहीं खत्म करें, और जब तक हम इसको नहीं करते हैं, तो चीन और भारत के बीच में कोई एग्जिस्टेंस, कोई मित्रता संभव नहीं है। अच्छे जी, बिल्कुल। दिनेश सर, मैं एक फाइनल रिएक्शन आपसे जरूर इस पर चाहूंगा, क्योंकि चाइना की विस्तारवादी नीति से तो पूरी दुनिया वाकिफ है कि उसकी सोच क्या है। हाँ, लेकिन भारत हमेशा ये कोशिश करता रहा है कि पड़ोसियों से रिश्ते बेहतर होने चाहिए, और प्रयास भी कई मर्तबा हुए भारत की तरफ से, लेकिन पीठ में हमेशा खंजरी भोंका गया भारत के कुछ देशों की बात कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि जो चीन की इस तरह की हिमाकत एक के बाद एक सामने आती है, चीन भारत के साथ विवाद को खत्म करना चाहता है? आपको लग रहा है ये वो सिचुएशन है? चीन भारत के साथ विवाद खत्म करना चाहता है, ये दूसरा मसला है। लेकिन एक जो असली प्रश्न है हम लोगों के सामने जी, और जिसको बार बार सोच करके हिंदुस्तान पीछे हट जाता है जी, हिंदुस्तान जिसको कहते हैं तुरती जवाब दे सकता है हर चीज का, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक मशहूर कोट है, एक कहावत है, कहा जाता है जी कि आप मित्र तो बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते जी। तो अब सवाल ये है कि जो 2100 मील से भी ज्यादा का जो बॉर्डर है हमारा, अब अगर उसको तो नहीं बदल पाएंगे, और एक बहुत बड़ा एरिया जो वेस्टर्न सेक्टर का है अभी डिस्प्यूटेड है जी, जिसको हमेशा चाइना क्लेम करता रहता है कि साहब डिस्प्यूटेड मतलब उनके फेवर में अगर डिसीजन हो जाए तभी वो उस बात को एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि जो मिडिल सेक्टर है वो वर्कआउट हो गया, छोटा सेक्टर था, ईस्टर्न सेक्टर भी लगभग वर्क आउट है, लेकिन वेस्टर्न सेक्टर जो है लंबा सेक्टर है जी। तो और चाइना अपने ढंग से चाहता है कि हम, क्योंकि वो जैसा कि अभी बात हो रही थी, जितेंद्र जी ने भी कहा जी कि आप कितना मजबूत हैं, और अगर आप आर्थिक रीति से और जिसको कह सकते हैं कि सामरिक दृष्टि से अगर आप वाकई में एक लंबी रेखा खींचते हैं जी, या बराबरी पर खड़े होते हैं, तो चीन तब हमारी बात सुनेगा। चले, यानी सर आपको लग रहा है कि शक्ति संतुलन को भी मजबूत करने की जरूरत है, और अगर किसी से आगे बढ़ना है तो लकीर थोड़ी और लंबी खींचनी होगी, तभी उस तरह की परिस्थितियां बन पाएंगी, जैसा आप दोनों ही मेहमानों ने जिक्र किया। समय का अभाव है, बहुत शुक्रिया दिनेश दुबे जी, आप हमारे साथ जुड़े, और जितेंद्र ओझा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चीन तो अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा, हालांकि भारत की तरफ से इसका माकूल जवाब भी दिया गया है, लेकिन जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से कहा गया कि चीन को उसी की भाषा में जवाब देने का वक्त है, लेकिन उससे पहले खुद को इतना मजबूत करना होगा ताकि चाइना पर दबाव बनाने में हम सक्षम भी साबित हों। इसी के साथ मुद्दा में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।